दोस्तों अब ये हम देखते हैं, इसमें एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों के तीनों कवर हो जाएंगे। और इसको अच्छे से देखना, अच्छे से प्रिपेयर करना। मतलब कहीं कहीं पर भी गलती हो जाए, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में गलती हो जाए या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गलती हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट गलती होंगे। या तो ट्रेडिंग अकाउंट में गलती हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी गलती होंगे और बैलेंस शीट भी गलती होंगे। सभी नहीं गलती होंगे, पर कुछ कंपोनेंट गलती होंगे जिनसे कम से कम 8 मार्क में कम से कम 2-3 मार्क गलती हो ही जाएंगे। मतलब एक पॉइंट भी गलती किया तो कहीं पर भी किसी ने एक अकाउंट को, एक ट्रांजेक्शन्स को गलत ट्रीटमेंट कर दिए तो हमारे पास पूरे के पूरे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सभी गलती हो जाएंगे। और सभी के टोटल कम से कम 3 मार्क होते हैं। मतलब एक जिसका टोटल हम लगाते हैं ना, टोटल लास्ट में, वही कम से कम उसका 3 मार्क होता है। और बाकी जो गलती किया उसका जो 2.5 होगा और 0.5 भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा मिस किया तो पहले ही 30% कम से कम मार्क तो कट ही जाएगा। तो इसको अच्छे से देखना। और ये क्वेश्चन रहा स्क्रीन के ऊपर। जिसने मैं सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो देख लो। कैरियज ऑन गुड्स परचेज 8,000, कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड 3,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000, एडवर्टीजमेंट 7,000, एक्सरसाइज ड्यूटी 6,000। एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है? जब हम कभी भी हम किसी दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से सामान को इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में लाते हैं, तो उस वक्त हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसे बोलते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज ड्यूटी। तो इसको एक्साइज ड्यूटी। और फैक्ट्री लाइटिंग 4,400, डेटर्स 80,000 और केटर्स 61,000। और डॉक एंड क्लीनिंग ये कितना है? 5,200। और पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,600, पेटेंट 12,000, इनकम टैक्स 24,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 7,200, कैश इन हैंड 2,500, बैंक ऑफ आउट 30,000, मोटर कार 60,000, ड्राइंग्स 8,000, ऑडिट फी 2,700। ऑडिट फी क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, हमें उससे एक CA से ऑडिट कराने पड़ते हैं। जो एक CA इन प्रैक्टिस होते हैं वही हमारे पास ऑडिट कर सकते हैं। स्टैच्यूटरी ऑडिट, वैसे बहुत तरीके का ऑडिट होता है, तो एक होता है स्टैच्यूटरी ऑडिट जो एक CA कर सकते हैं, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, वही करेंगे। और एक प्लांट जिसका वैल्यू है 153,900, रिपेयर्स टू प्लांट 2,200। और सिर्फ रिपेयर्स टू प्लांट है, जिसका मतलब ये हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें इसने कहीं पर ये बताया नहीं है कि हमें इस रिपेयर से हमारे प्लांट की लाइफ जो ओरिजिनल से बढ़ चुकी है। तो ये हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टॉक एट एंड परचेज लेस रिटर्न 160,000। तो कह रहा है परचेज लेस रिटर्न, हमें ये नेट अमाउंट दे दिया है क्योंकि हमें अलग से परचेज और उसके बाद लेस रिटर्न बताया नहीं है। तो ये हमारा होगा नेट अमाउंट, तो डायरेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कमीशन ऑन परचेज, उसने परचेज के टाइम कमीशन दिया है, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेज, ये हमारे पास है एडिशनल एक्सपेंसेज, जो भी जाएगा 32,000 है, वो जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट 30,000, ये हमारे है इन एसेट्स। बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जाएंगे हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हमें क्वेश्चन में नहीं कहा है तो हम इसको मानते हैं कि हमारे पास ये रिसीव्ड हो गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कैपिटल 1,00,000, सेल्स लेस रिटर्न, हमारे पास परचेज भी नहीं वैसे दिया था और सेल्स भी नेट करके दिया है, कितना सेल्स क्या था, रिटर्न क्या था वो मालूम है, पर सेल्स लेस रिटर्न हमें हमेशा नेट अमाउंट दिया, तो हम इसी को ही उसमें फीड कर देंगे। डिस्काउंट अलाउडेड, हमने कैश डिस्काउंट किसी को दिया है तो वो है 2,700। और डिस्काउंट ऑन परचेज, हमें किसी से ऐसे डिस्काउंट ऑन परचेज मिला था, और ये भी है। बस ये हो गया। उसके बाद इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन से प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसको हमेशा अच्छे से देखना और क्वेश्चन को थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसमें पता कर लो कि कौन से रेवेन्यू वाले अकाउंट है, कौन से
एक्सपेंसिव वाले अकाउंट है वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसमें भी डायरेक्ट वाले होंगे वो जाएंगे ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट वाले होंगे वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो भी हमारे पास परमानेंट अकाउंट है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये जाएंगे हमारे पास बैलेंस शीट में। तो यहाँ देखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट। तो हमेशा लिखो, हम हमेशा एक्स लिमिटेड मान के चलते हैं इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन, हमेशा हम ये डेट लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में इस ईयर की डेट से क्वेश्चन आएगा बस। और इसका जो भी अब सिंपल सा जो भी फॉर्मेट है इतना, इसके इतना लिखते हैं पार्टिकुलर्स, और ये जाएगा इतना अमाउंट लिखेगा, इतना सही है, और ये पार्टिकुलर और ये अमाउंट, बस पार्टिकुलर्स, और ये रहा अमाउंट, ये रहा पार्टिकुलर्स, और ये रहा हमारे पास अमाउंट। और ये रहा हमारे पास इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ओह, इसको लिमिटेड नहीं रखते हैं, इसे मिस्टर एक्स कर देते हैं, क्योंकि इसको एक्स लिमिटेड यदि कंपनी करेंगे तो हमें कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो इनसे अलग होते हैं। इसलिए हमेशा हम अभी इसको रखते हैं मिस्टर एक्स, और हमेशा क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, किसी भी कंपनी का नहीं देगा। बस नाम से ही फ़र्क होता है, फॉर्मेट से ही फ़र्क होता है। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022, बस। तो हम इसमें करना है एसेट, ये है हमारे एसेट्स, और ये रहा अमाउंट, और ये रहा अमाउंट, और ये है हमारे लायबिलिटीज। बस अब हमें यहाँ से हर एक इन्फॉर्मेशन को इसमें और इसमें फीड करना है सिंपली। तो इसमें हमेशा आएगा इसमें आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद आएगा टू परचेज लेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस रिटर्न, क्योंकि क्वेश्चन में लेस करके दिया है। और उसके बाद हम अब सभी इन्फॉर्मेशन को फिट करते हैं, क्योंकि ये हमेशा लिखना ज़रूरी होता है। और एक बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमेशा पहले वो आएगा तो फिर इसके बाद ये, फिर ये, और इसके बाद इस साइड ये। अब हम लिखते हैं कैरियज ऑन गुड्स परचेज। तो कैरियज ऑन गुड्स परचेज से होता मतलब होता है कि बस ये रहा परचेज, ये रहा सेल। तो इस साइड वाले हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इस साइड वाले हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में,
और ये जाएगा P&L अकाउंट में। तो कैरियज ऑन गुड्स परचेज, तो हमने यहाँ परचेज किया था यहाँ से, तो यहाँ पर इसका भाड़ा दे दिया, फ्रेट दे दिए, तो ये हमारे यहाँ तक का खर्चा है, तो ये हमारे पास है डायरेक्ट खर्चा। तो इसको लिखते हैं कैरियज, कैरियज ऑन गुड्स परचेज्ड, उसे वेजेस भी बोल सकते हैं, फ्रेट। तो ये रहा हमारे पास 35,000। और कह रहा है कि कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड, तो ये हो गया हमारे पास इसके बाद वाले फ्रेट भाड़ा। तो ये जाएगा हमारे पास, क्योंकि इनडायरेक्ट है तो जाएंगे सेल्स P&L अकाउंट में। तो हम इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं, थोड़ा ऊपर से ही करते हैं, टू कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड अमाउंट। अच्छा ये है कितना, 8,000 और ये है 3,500। और कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज यहीं पर होता है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज इश्यू परचेज ऑफ गुड्स पर होता है। तो वो हमारे कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमेशा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्योंकि हमें इस गुड्स को यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग किया था, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पर लिखो EMG ऑफ शॉर्टकट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, जिसका अमाउंट है 42,000। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट, तो लिखो एडवर्टीजमेंट कितना, 7,000। एक्साइज ड्यूटी, ये होता है एक प्रकार की इनडायरेक्ट टैक्सेज जो हमारे P&L अकाउंट में आएंगे। डायरेक्ट टैक्सेज हमारे पास P&L अकाउंट में नहीं आते हैं, मतलब इनकम टैक्स हमारे P&L अकाउंट में नहीं आते हैं। लाइफ में आगे पढ़ोगे। फैक्ट्री लाइटिंग, तो फैक्ट्री लाइटिंग को हम कौन सा एक्सपेंसेस माने, तो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ होगा और इसी फैक्ट्री में लाइटिंग भी लगा है। तो ये कहने मतलब इसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, इसी गुड्स को बनाने में यहाँ पर लाइटिंग लगा है, तो इसीलिए इसको बोला है कि फैक्ट्री लाइटिंग। तो इस फैक्ट्री में जो लाइटिंग लगा है वो भी हमारे पास होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसे लिखो फैक्ट्री लाइटिंग अमाउंट 44,000। और उसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स हमारे पास कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट। तो ये जाएंगे एसेट्स वाले में। तो यहाँ से शुरुआत करो, क्योंकि हमें लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। तो डेटर्स लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिखना है, तो 80,000 बस। और इसके साथ साथ क्रेडिटर भी दिया है, तो ये भी हमारे हैं लायबिलिटीज अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अमाउंट 61,000। अब ये भी हमारे पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, हाउ मच, 8,800। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउ मच, 3,600। अब उसके बाद है पेटेंट। तो पेटेंट हमारे पास एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, नॉन करेंट एसेट्स होता है, तो हमें इसको ऊपर लिखना चाहिए। हमने इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स ने बता दिए, इसलिए बताया था ताकि कहीं पर भी एसेट्स का कहीं पर जिक्र हो तो पहले जिसने इसने देख लिया है उसको कहीं पर प्रॉब्लम लाइफ में एसेट्स के बारे में होगा ही नहीं। तो ये हमारे पास आएगा एक पेटेंट। और पेटेंट क्या होता है, हम किसी भी नो हाउ, किसी भी तरीका, किसी भी प्रोसेस, किसी भी हुनर को जान लेते हैं तब उसको हम रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वही हमारा होता है पेटेंट, जो पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर बताने का शायद रिलेवेंस नहीं है, जो उससे पहले होता है उसको क्यों बताया। 12,000। उसके बाद है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हमारे पास होता है डायरेक्ट टैक्स,
और डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास ये लगता है हमारे पास नेट प्रॉफिट पर, हमारे पास एक एसेसिबल अमाउंट निकालते हैं उस पर लगता है। तो ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, ये एक्सपेंसेस होते हैं ऑनर की। तो हम इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये कहीं पर इसमें ना एक्सपेंसेस नहीं है ये, और ये बिजनेस की एक्सपेंसेस नहीं है, ये हमारे पास है ऑनर की एक लायबिलिटीज़ है, जो हमेशा इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास उतने अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है। बिजनेस की लायबिलिटीज नहीं होता है इन डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और डायरेक्ट टैक्स में एक एग्जाम्पल आता है इनकम टैक्स, और भी है जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज 72 उसके बाद है कैश इन हैंड। तो ये हमारे पास हो गया एसेट्स वाला अकाउंट। तो कैश इन हैंड लिक्विडिटी में सबसे लास्ट होता है, तो हम इसे लिखते हैं कैश इन हैंड, अमाउंट्स 25,000। यहाँ पर कोई भी टू और बाई करके कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ जो है नाम लिखते जाओ। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हम पहले बताते हैं, इसको फिर थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं कि हमारे पास जब जो कोई बिजनेस वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो कभी भी किसी अकाउंट में बैंक अकाउंट खुलाते हैं, तो उसके पास मान लो बिजनेस, उसके पास उसके बैंक अकाउंट में है 2 लाख रुपये और उसे चाहिए 2.5 लाख रुपये। तो बैंक उसको 2 लाख के उसके में होते हैं अकाउंट में, फिर भी बैंक उसको 2.5 लाख पेमेंट कर देते हैं। तो जो 50,000 एक्स्ट्रा एबव हो जाता है तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो इस बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि हमें उसको बैंक को पेमेंट करना है। तो यहीं पर लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट 30,000। हर एक एसेट्स लायबिलिटी को पहले ही बता दिया हूँ, अब उसी को अब फीड करूँगा, बस लिखूँगा नहीं। उसके बाद है मोटर कार। तो ये तो हमारे सबसे ज़्यादा नॉन लिक्विड एसेट्स है, मोटर कार, हाउ मच 60,000। उसके बाद है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इसे हम देखेंगे बाद में, कैपिटल के टाइम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है ऑडिट फी, ये भी हमारे एक एक्सपेंसेज हैं, टू ऑडिट फीज, हाउ मच 2700, सही है। उसके बाद प्लांट, इसको ऊपर लिखेगा, इसको ऊपर लिखते हैं प्लांट। उसके बाद मोटर कार, मोटर कार कितना था 60,000, और ये कितना है 153,900 बस। उसके बाद है रिपेयर्स टू प्लांट। तो ये हमारे है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कहीं पर ये नहीं बताया कि हमारे पास इनसे प्लांट की लाइफ बढ़ चुके हैं, तो बढ़ता तो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हमें उसे प्लांट में ही जोड़ कर दिखाते हैं, क्योंकि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हम इसे ले जाते हैं P&L अकाउंट में। रिपेयर्स टू प्लांट करते कितना है 22। अब करा कि स्टॉक एट एंड, स्टॉक एंड कहने से मतलब होता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, यह है 76,000। और स्टॉक एट एंड हमारे पास ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि हमें यहाँ पर परचेज के साथ वहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, और एक करंट और स्टॉक हमारे पास एक एसेट्स भी होते हैं, तो ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। इसको थोड़ा रख लो ध्यान, ये हमेशा लाइफ में ऐसा आता ही रहेगा, जहाँ आएगा ये दोनों ही आएगा, स्टॉक यहाँ पर भी वहाँ पर भी। नहीं तो यहाँ पर इसको लेस करके लिखना पड़ेगा, जो पहले ही बता दिया हूँ। अब करा है परचेज लेस रिटर्न। तो परचेज लेस रिटर्न यहाँ पर सिर्फ इसमें फीड करना कितना है 160। करे कमीशन ऑन परचेज। तो कमीशन ऑन परचेज तो इसको एक कहीं पर लिखते हैं टू कमीशन ऑन
परचेज, उसी के साथ लिखना बेहतर होता है और ये लिखना ही चाहिए। 160 ये रहा और कमीशन परचेज कितना है, सिर्फ 2000। इसी परचेज पर हमें कमीशन देना पड़ा है, तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ से हमने परचेज किया था तो परचेज करने से पहले हमें कमीशन देना पड़ा, तो ये क्योंकि हमारे पास हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस तो होता है एडिशनल एक्सपेंसेस, तो ये हमारा जाएगा पी&एल अकाउंट में। टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट 3200। उसके बाद एक है हमारे पास एक रहा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हमारे होते हैं एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच, 30,000। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारे होते हैं अदर रिवेन्यूज में आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हाउ मच, 30,000। उसके बाद हमारे पास रहा कैपिटल, तो हम ड्राइंग और कैपिटल को एक साथ देखेंगे। और सेल्स लेस रिटर्न, तो कितना है सेल्स लेस रिटर्न, 520। कैपिटल वालों को एक साथ करके रखते हैं, उसको अलग से देखेंगे, उसमें और बताना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउडेड, टू डिस्काउंट अलाउडेड हमारे होंगे एक्सपेंस। टू डिस्काउंट अलाउडेड कितना, हाउ मच, 27। अब एक है डिस्काउंट ऑन परचेज, हमने उनसे कैश डिस्काउंट ले ली, तो हमने परचेज जब इसे परचेज किया था तो उनसे हमें एक कैश डिस्काउंट लिया था, जो हमारे होते हैं गेन, और गेन हमारे आएंगे अदर रिवेन्यूज में। तो बाय डिस्काउंट ऑन परचेज 34। तो इसको देख लो कि ये क्या होता है कि एक होता है कि हमने जो जहाँ पर जिसको सेल्स किया था, डेटर के क्रेडिट शेयर किया था, तो उनको हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारा होगा एक्सपेंस, तो आ गया यहाँ पर ये डेबिट साइड में। और कह रहा है कि हमने जहाँ पर परचेज किया था तो वहाँ पर परचेज किया था, जिनसे परचेज किया था उनसे हमने एक मांग ली कैश डिस्काउंट, तो ये हमारा हो गया गेन, और गेन आता है रिवेन्यूज में, तो यह हो गया रिवेन्यूज साइड। बस इसके बाद हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ साथ एक है इनकम टैक्स, कितना है इनकम टैक्स, 24,000। तो अब हमें करना पड़ेगा इन सभी को टोटल। तो अब हम करते हैं इन सभी को टोटल करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यहाँ पर या तो नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसको ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पर उसको रख देंगे कैपिटल को, फिर इसके बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास सभी का सभी सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत है। देखते हैं टोटल करते हैं फटाफट। पहले करते हैं क्रेडिट साइड, 5,20,76 ये कितना रहा है, 596 इतना। अच्छा देखो, ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यदि मैं क्वेश्चन में ये स्टॉक दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास कहीं पर दिया ही नहीं है, इसको देख लो। तो क्वेश्चन ने हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो कहने का मतलब एक हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जितना है उतना ही ओपनिंग स्टॉक है।
और क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है तो हम उसको ऐसे जूम नहीं करेंगे। तो ये जो परचेज लेस रिटर्न है वो सारे चीज़ एडजस्टेड है, तो हमें यहाँ पर तो उस केस में हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो ये रहा, इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है बस। अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो क्योंकि हम उसको अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता तो जीपी होता, तो हम यहाँ पर जीपी लिखते, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते, उसके बाद ये ऊपर लेस करके जाते, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक बैलेंस शीट फिगर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक से भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हटा दो, क्लोजिंग स्टॉक हटा दो, परचेज ही हमारे सभी को एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये इस साइड का आ गया कितना 520, और इस साइड देखते हैं तो हम करते हैं इसको टोटल, और इसको टोटल यहाँ से या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो यहाँ से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और ये इसको देखेंगे कैपिटल को क्या करना है। तो हम टोटल करते हैं इसका, तो ये रहा 520 इस साइड, और इस साइड कितना आया 162,000 8,000 42,000 44 52, ये कितना आ रहा है 221600, और तो ये हो गया 520, और इसके बाद लेस करते हैं इससे, एम माइनस में रखते हैं 520, तो ये कितना आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना 298,400, इसके बाद ये हो गया टोटल 520, और इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा ट्रांसफ़र, ये हो जाएगा ट्रेडिंग, एंड ये ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L अकाउंट में। तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको ऐसे नहीं करना है ट्रांसफ़र, बस मन ही मन करना है 298,400। तो यहाँ पर ये क्या है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, और ये था इन्वेस्टमेंट, तो ये मिस हो गया, ये था कितना 45,000। अब देखते हैं 298,445 34, यह कितना आया 306,300, और अब इस साइड देखते हैं 35,700, 2 बार कटना ज़रूर एग्जाम में, 8 36 72 27 22 32 27 12,000, तो इन साइड है 59, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसका मतलब हमारे पास हो रहा है प्रॉफिट। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। तो लिखो यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट, डिफरेंसेस कितना है 255,400, फिर इसके बाद कर दो इसे बंद, और इसे भी एक लाइन से कर दो इसे बंद, और इस साइड भी सेम, इसे एक लाइन से कर दो बंद। अमाउंट कितना है 306,300, 306,300, और यहाँ पर भी कर दो इसको टोटल, और ये हमारे पास हो गया है, बस यहाँ पर भी कर दो इसे टोटल, बस इसको करो क्लोज।
यहाँ पर ये हो गया, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब हमें सिर्फ देखना है कैपिटल। तो लाइफ में कभी भी हमें कैपिटल निकालना हो तो हमें कैपिटल कौन सी डेट को आता है, इस डेट पर हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो कभी भी कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें एक देखना पड़ेगा फार्मूला। तो सिंपली अभी इसको इतना लिखते हैं सिंपली, इन सभी को भी ऐसे, इनका ज़रूरत नहीं है, इनका ज़रूरत अब नहीं है तो यहीं पर करेंगे इसको। ये देखो, एक होता है ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद उसमें हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट यहाँ से आया है, यहाँ से। और उसके बाद या तो कोई ड्राइंग है तो उसे हम लेस करेंगे ड्राइंग्स, और उसके बाद मान लो प्लस फर्दर फर्दर कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, फर्दर कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल। ये मतलब ओपनिंग में कितना था, नेट प्रॉफिट कितना का, ड्राइंग कितना का, और ऑनर ने इस बार और फिर एडिशनल कितना कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। इसे फर्दर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, और इसको कभी ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो ऑनर की होती है। तो हमें उस प्रॉफिट में हमारे पास एक इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। तो जब हम यहाँ पर कोई इनकम टैक्स लिखा हो तो हमें इनकम टैक्स को भी लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर कैपिटल करके। तो हम इसकी कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं, यहीं पर करते हैं। तो देख लो, कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल कितना दिया था, शायद 1 लाख, कैपिटल 1 लाख। तो कैपिटल ये रहा हमारे पास, इसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, जो हमारे पास दिया रहेगा। और इस बार का नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना है, तो ऐड नेट, इसको इस साइड लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 255400, समझ में आ जाएगा। उसके बाद है ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना था, बेहतर होता है कुछ को वहीं पर लिख लेते हैं। ड्राइंग अच्छा, ड्राइंग 8000। तो ये हो गया लेस ड्राइंग्स 8000 लेस इनकम टैक्स कितना है 24,000। बस यहाँ पर लाइनिंग खींच दो, इसके बाद जो अमाउंट होगा उसको यहाँ पर लिखना है। तो सिंपली लिखते हैं 1,02,55400 माइनस 8000 माइनस 24,000। इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, 2554 माइनस 8 माइनस 24। तो ये रहा 323,400। इसके बाद ये टोटल और ये टोटल यदि सेम आ गया तो हमारे बैलेंस शीट सही है, नहीं तो हमारे पास यहीं पर कहीं ना कहीं गलती हुआ है। और अर्थमेटिकली हमारे पास सही होना चाहिए। यदि हमने सही किया है तो ये रहा 61,000 और ये रहा 30,000। तो इस साइड कितना आया 414400। और इस साइड भी उतना ही आ जाए तो सही है, नहीं तो गलती है। 9 60 12 30 80 76
25। ओह, ये भी मैच हो गया। इसका मतलब 414400 414400। तो इनसे क्या होता है, तो इनसे कहने का मतलब कि हमारे पास बैलेंस शीट मैच हो गया। तो कहने का मतलब हमारे पास ये भी अकाउंट सही हो सकते हैं और ये भी अकाउंट सही। हम इसको देख कर ये कर सकते हैं कि हमारे पास कम से कम अर्थमेटिकली जितना हमें करना चाहिए सही, उतने अमाउंट को हमने सही कर दिया। मान लो हम यहाँ पर मान लो कोई एक एक्सपेंसेस यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो बस उतना ही से हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से हमारे पास नेट प्रॉफिट बढ़ता, और नेट प्रॉफिट बढ़ने से ही हमारे पास कैपिटल बढ़ता, और इनसे हमारे पास फिर भी बैलेंस शीट हमारे पास मैच हो ही जाता। यदि हमारे पास उस एक्सपेंसेस का यहाँ पर इफेक्ट ना हो तो यदि वहाँ पर कहीं इफेक्ट हो रहा है, वहाँ पर कोई गलती हो रहा है, तो यहाँ पर गलती आ जाएगा। पर वहाँ पर ऐसा गलती हो रहा है जो गलती से यहाँ पर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो उस केस में बैलेंस शीट मैच रहेगा, फिर भी गलती रहेगा। तो इसको हमेशा एक अच्छे से करो, एक स्लोली करो, और इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसमें इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बस आगे फिर देखेंगे, आगे देखना है कि हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस से यही सभी बनाना है, और उसके बाद हम इसमें एडजस्टमेंट देखेंगे। करीब एडजस्टमेंट होते हैं 11, और कम से कम 11 एडजस्टमेंट तो देखेंगे। तब तक चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।